Hello, my dear students. Today, the topic of discussion is profit prior to incorporation of corporate accounting of BCom second semester. This chapter is very important from examination viewpoint, theory as well as practical. Now, we must be clear with the concept of profit prior to incorporation. Prior means before. Therefore, profit prior to incorporation means the amount of profit earned by the company from the date of purchase to the date of its incorporation. कई बार क्या होता है, कंपनी बिजनेस पहले परचेज कर लेती है लेकिन उसकी इनकॉर्पोरेशन है, जो रजिस्ट्रेशन है, वो बाद में होती है. जो ये प्रॉफिट्स होते हैं, प्रॉफिट प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन, ये कैपिटल प्रॉफिट्स होते हैं और हम इनको एज डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते शेयर होल्डर्स को. क्यों नहीं कर सकते? बिकॉज अ कंपनी कैन नॉट अर्न अ प्रॉफिट बिफोर इट कम्स इनटू एग्जिस्टेंस. Profit earned after incorporation is known as revenue profit, and this profit is available for distribution as dividend to the shareholders. Now let us take the example of profit prior to incorporation. X Limited was formed on 1st April 2020 to take over the business of Y Limited from 1st January 2020. इस एग्जाम्पल से हमें क्या पता लग रहा है? जो कंपनी है एक्स लिमिटेड, उसने बिजनेस कब परचेज किया? 1 जनवरी 2020 को. लेकिन जो उसकी रजिस्ट्रेशन है, लीगल इनकॉर्पोरेशन है, वो कब हुई है? 1 अप्रैल 2020. तो हमें यहाँ से क्लियर हो गया है जो कंपनी का प्रॉफिट प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन है, उसका टाइम पीरियड क्या हो गया? 3 months, दैट इज Jan 1, 2020 to 31st March 2020. Some important points are: first, if the company earns profit prior to incorporation, it is treated as capital profit and it is transferred to capital reserve. इसका क्या मतलब है? जो हमारा प्रॉफिट आएगा प्रॉफिट प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन, उसको हम बोलेंगे कैपिटल प्रॉफिट और उसको हम ट्रांसफ़र कहाँ करेंगे? कैपिटल रिजर्व अकाउंट में. इन केस इफ द कंपनी सफर्स लॉस, अगर तो हमारा लॉस आता है तो उसको हम बोलते हैं कैपिटल लॉस एंड इट इज ट्रांसफर्ड टू गुडविल अकाउंट. नेक्स्ट इज द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस अर्न बाय द कंपनीज आफ्टर इनकॉर्पोरेशन इज नोन एज पोस्ट इनकॉर्पोरेशन प्रॉफिट और लॉस और रेवेन्यू प्रॉफिट और लॉस. मतलब जो इनकॉर्पोरेशन के बाद वाले हमारे प्रॉफिट या लॉस आएंगे उनको हम बोलेंगे रेवेन्यू प्रॉफिट और रेवेन्यू लॉस. नेक्स्ट कम्स व्हाट आर द बेसिस ऑफ एलोकेशन ऑफ एक्सपेंसेस. जब हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना रहे हैं उसमें हमारे पास बहुत सारे एक्सपेंसेस आते हैं, लाइक सैलरीज, वेजेस, रेंट, सेलिंग एक्सपेंसेस, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस. अब हम इन एक्सपेंसेस को किन बेसिस पर डिवाइड करेंगे? वो कौन से बेसिस हैं? फर्स्ट, टाइम रेशो. टाइम रेशो में अगर हम एग्जांपल एक लें, वो क्या है? XYZ Limited was formed on 1st July 2019 to take over the business of MS&B from 1st April 2019. The year ended on 31st March 2020. अब हमें इससे क्या पता लग रहा है? जो कंपनी है उसने बिजनेस परचेज किया 1 अप्रैल को, लेकिन जो उसकी लीगल रजिस्ट्रेशन है वो कब हुई है? 1 जुलाई 2019. तो यहाँ पे टाइम पीरियड का गैप क्या है? 3 months, दैट इज अप्रैल टू जून. इसको हम बोलेंगे हमारा प्री इनकॉर्पोरेशन पीरियड. तो पोस्ट इनकॉर्पोरेशन पीरियड कौन सा हो जाएगा? 1 जुलाई टू 31st मार्च 2020. तो ये कितने मंथ्स हो गए? 9 months. Simple time ratio will be 3:9 or 1:3. Next basis is sales ratio. अब हम सेल्स रेशो कैसे कैलकुलेट करेंगे? हमारे को क्वेश्चन में क्लियरली गिवन होगा कि हमारी प्री इनकॉर्पोरेशन सेल्स कितनी है एंड पोस्ट इनकॉर्पोरेशन सेल्स कितनी है. एग्जाम्पल में अगर हम देखें तो हमारी प्री इनकॉर्पोरेशन सेल्स हैं 50,000 and post incorporation sales are 2 lakh. सेल्स रेशो क्या हो जाएगी? 1:4. नेक्स्ट बेसिस इज वेटेड टाइम रेशो.
Sometimes the total payments made on account of various time expenses, that is salaries, wages, etc., vary throughout the year. It means it doesn't remain constant. If the expenses remain constant, the same can be divided by time ratio. इसका क्या मतलब है, जो हमारे एक्सपेंसेस हैं जिनको हम टाइम रेशियो के बेसिस पे डिवाइड करते हैं वो कई बार कांस्टेंट नहीं रहते फुल ईयर के लिए. अगर तो वो कांस्टेंट रहते हैं तो हम उसको टाइम रेशियो पर डिवाइड कर सकते हैं, लेकिन अगर वो कांस्टेंट नहीं है तो हमें वेटेड टाइम रेशियो कैलकुलेट करनी होगी. अब वो हम कब कैलकुलेट करेंगे? When the number of employees changes with the conversion of the firm into a limited company. जब हमारी कंपनी में नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ जो हैं वो इंक्रीज़ हो जाएंगे. अगर प्री इनकॉर्पोरेशन में हमारे पास नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ 6 हैं और पोस्ट में हो गए 20. इट मीन्स हमारे जो नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ हैं वो इंक्रीज़ हो गए. अब इस केस में हम सैलरीज और वेजेस को सिंपल टाइम रेशियो में डिवाइड नहीं कर सकते, इसलिए हमें इस केस में क्या कैलकुलेट करना होगा? वेटेड टाइम रेशियो. अब वो कैसे कैलकुलेट होगी? इसमें हम सबसे पहले टाइम रेशियो देखेंगे और टाइम रेशियो को मल्टीप्लाई करेंगे विद द रिस्पेक्टिव नंबर ऑफ एम्प्लॉयज इन द प्री एंड पोस्ट इनकॉर्पोरेशन पीरियड्स. लेट अस टेक एन एग्जांपल ऑफ वेटेड टाइम रेशियो. Date of incorporation is 1st May 2019. Business is purchased on 1st January 2019. Financial accounting period is January to December 2019. अगर हम यहाँ पे देखें तो हमारे पास जन, फेब, मार्च, अप्रैल 4 मंथ्स का टाइम पीरियड है, जिसके बाद हमारी इनकॉर्पोरेशन हुई है. तो हमारा प्री इनकॉर्पोरेशन पीरियड कितना हो गया? 4 मंथ्स का. अब वो कह रहे हैं हमने टोटल पेमेंट मेड ऑन अकाउंट ऑफ वेजेस इज ₹90,000. हमने पूरे साल 90,000 एज वेजेस पे किए हैं. नंबर ऑफ वर्कर्स बिफोर इनकॉर्पोरेशन आर 6 एंड आफ्टर इनकॉर्पोरेशन आर 24. अब हम देखेंगे सिंपल टाइम रेशियो क्या होगी. प्री इनकॉर्पोरेशन पीरियड कितने का था हमारा? 4 मंथ्स का. तो पोस्ट रिमेनिंग मंथ्स आ गए हमारे मई टू दिसंबर 8 मंथ्स. टाइम रेशियो क्या होगी? 1:2. नेक्स्ट क्या आएगा हमारे पास? वेटेड टाइम रेशियो. अब वेटेड टाइम रेशियो कैसे कैलकुलेट होगी? जो हमारा प्री इनकॉर्पोरेशन पीरियड और पोस्ट इनकॉर्पोरेशन पीरियड की टाइम रेशियो है उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे बाय द रिस्पेक्टेड नंबर ऑफ द एम्प्लॉयज और वर्कर्स, दैट इज 1:6 रेशियो 2:24. 6 रेशियो 48, 1:8. अब हमारे टोटल वेजेस हम कितनी पे कर रहे हैं? 90,000. इसको हम डिवाइड करेंगे 1:8 में. प्री इनकॉर्पोरेशन वेजेस हमारी कितनी आ जाएंगी? 10,000. पोस्ट इनकॉर्पोरेशन वेजेस कितनी आएंगी? 80,000. पॉइंट्स टू बी नोटेड वाइल प्रिपेयरिंग नेट प्रॉफिट स्टेटमेंट. अब हमने कौन से पॉइंट्स हैं जो ध्यान में रखने हैं जब हम प्रॉफिट एंड लॉस की स्टेटमेंट प्रिपेयर करेंगे. फर्स्ट है ग्रॉस प्रॉफिट टू बी कैलकुलेटेड ऑन सेल्स रेशियो. इट मीन्स हमारा जो ग्रॉस प्रॉफिट होगा उसको हम डिवाइड करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ सेल्स रेशियो इन प्री एंड पोस्ट इनकॉर्पोरेशन पीरियड. सेकेंड कम्स डिवाइड ऑल स्टैंडिंग एक्सपेंसेस और फिक्स्ड एक्सपेंसेस ऑन टाइम बेसिस. अब वो कौन से एक्सपेंसेस होते हैं हमारे? सैलरीज, रेंट, प्रिंटिंग, स्टेशनरी, टेलीफोन चार्जेस, पोस्टेज, टेलीग्राम, जर्नल एक्सपेंसेस, डेप्रिसिएशन, एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस, ऑडिट फीस. अब इन सारे एक्सपेंसेस को हम किस बेसिस पे डिवाइड करेंगे? टाइम रेशियो. नेक्स्ट, डिवाइड ऑल वेरिएबल एक्सपेंसेस ऑन सेल्स रेशियो. सेल्स रेशियो का मतलब है जनरली हमारे एक्सपेंसेस जो सेल्स से रिलेटेड होंगे वो कौन से होंगे? कैरेज आउटवर्ड, एडवर्टाइजमेंट, सेल्समैन सैलरी, सेल्समैन कमीशन, सेल्समैन ब्रोकरेज एंड बैड डेट्स एक्सेट्रा. और भी कोई एक्सपेंस है जो हमारा सेल्स से रिलेटेड है उसको हम हमेशा सेल्स रेशियो के बेसिस पर ही डिवाइड करेंगे. अब कुछ एक्सपेंसेस आते हैं जो हम सिर्फ प्री इनकॉर्पोरेशन पीरियड में ही चार्ज करेंगे.
like salary of partners, interest on purchase consideration, interest on vendor capital. Next comes some expenses exclusively belong to post incorporation period. अब कुछ एक्सपेंसेस होते हैं जो हम पोस्ट इनकॉर्पोरेशन पीरियड में ही चार्ज करेंगे. वो कौन से हैं? मैनेजिंग डायरेक्टर सैलरी, डायरेक्टर फीस, डिबेंचर इंटरेस्ट, discount on issue of shares, discount on issue of debentures, preliminary expenses written off, underwriting commission. Next comes audit fees. Audit fees को हम प्री इनकॉर्पोरेशन पीरियड में भी चार्ज कर सकते हैं और पोस्ट में भी. अगर तो हम प्री एंड पोस्ट दोनों में चार्ज कर रहे हैं तो हमारी अजम्पशन होगी कि हम उसको टाइम बेसिस पे डिवाइड कर दें. लेकिन हमारे को पता है कि कंपनी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में ऑडिटिंग जो है वो कंपल्सरी होती है. इसलिए ये हमारे ऊपर है, स्टूडेंट्स की चॉइस है कि उन्होंने इस एक्सपेंस को पोस्ट इनकॉर्पोरेशन पीरियड में चार्ज करना है या टाइम बेसिस पर डिवाइड करना है. हम एग्ज़ाम में क्या करेंगे, हम नोट देंगे कि हम ऑडिट फीस को किस बेसिस पर डिवाइड कर रहे हैं, टाइम बेसिस पर, और वी आर चार्जिंग टू पोस्ट इनकॉर्पोरेशन पीरियड. दोनों ही मेथड्स एग्ज़ाम में सही होंगे, कोई भी गलत नहीं होगा. इट्स जस्ट कि हमारे को एग्ज़ाम में एक नोट मेंशन करना होगा कि हम ऑडिट फीस को किन बेसिस पर डिवाइड कर रहे हैं. अब नेक्स्ट आता है, मैंने एक पर्टिकुलर यहाँ पे चार्ट प्रोवाइड किया है जिसमें हमारे को क्लियरली मेंशन है कि हम ग्रॉस प्रॉफिट को सेल्स रेशो पे डिवाइड कर रहे हैं, जो फिक्स्ड एक्सपेंसेस हैं उनको टाइम रेशो पर, जो वेरिएबल एक्सपेंसेस हैं और एक्सपेंसेस रिलेटेड टू सेल हैं उनको सेल्स रेशो पर. एक्सपेंसेस जो हम सिर्फ प्री इनकॉर्पोरेशन पीरियड में चार्ज कर रहे हैं वो सारा का सारा डेबिट होगा प्री इनकॉर्पोरेशन पीरियड में. कुछ एक्सपेंसेस हैं जो सिर्फ पोस्ट इनकॉर्पोरेशन पीरियड में जाते हैं, इसका मतलब उनकी कोई एलोकेशन नहीं है, दे आर होली चार्ज टू द पोस्ट इनकॉर्पोरेशन पीरियड. Now let us take a practical example. X Company Limited was incorporated on 1st August 2017 to take over the business of MS X and Y as a going concern as from 1st April 2017. Prepare statement of profit and loss account showing profit prior to incorporation and profit after incorporation of the company. Following is the further information that is provided. First point, rent was paid at the rate 1000 per month up to 1st August 2017 and thereafter it was increased to 2000 per month. इसका मतलब है 1st अगस्त तक हम रेंट दे रहे हैं 1000 पर मंथ, उसके बाद हम पे कर रहे हैं 2000 पर मंथ. सेकेंड, द एवरेज मंथली सेल्स for first 4 months during the year was ₹60,000. It means हमारी जो स्टार्टिंग के 4 months हैं हमारी तब एवरेज सेल्स हैं 60,000, वेयर एज एवरेज मंथली सेल्स फॉर द सब्सिक्वेंट पीरियड जो रिमेनिंग मंथ्स हैं उनकी एवरेज सेल्स है 70,000. नेक्स्ट हमारे को यहाँ पे स्टेटमेंट दी हुई है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की. क्वेश्चन में हमारे को डायरेक्टली ग्रॉस प्रॉफिट गिवन है. अगर तो हमारे को क्वेश्चन में ग्रॉस प्रॉफिट नहीं दिया होगा तब उस केस में हमारे पास ट्रेडिंग अकाउंट भी बना होगा. अब एक्सपेंसेस कौन से दिए हुए हैं? सैलरीज, रेंट, रेट्स, जर्नल एक्सपेंसेस, डायरेक्टर फीस, सेलिंग एक्सपेंसेस, एडवर्टाइजमेंट, ऑडिट फीस, फॉर्मेशन एक्सपेंसेस, मिसलेनियस एक्सपेंसेस. अब इसमें कुछ एक्सपेंसेस जो हैं हमारे फिक्स्ड हैं, कुछ एक्सपेंसेस हमारे वेरिएबल हैं, कुछ एक्सपेंसेस हैं जो हम सिर्फ और सिर्फ पोस्ट इनकॉर्पोरेशन पीरियड में ही चार्ज करेंगे. अब इसमें एक एक्सपेंस दिया हुआ है इंटरेस्ट टू वेंडर अप टू 30th सितंबर 2017. अब ये वाले एक्सपेंस को हमने कैसे डिवाइड करना है? अब उसने कहा है जो इंटरेस्ट है हम सिर्फ और सिर्फ 30th सितंबर तक ही पे कर रहे हैं. अब हमारे को क्वेश्चन में पता है कि जो हमारा प्री इनकॉर्पोरेशन पीरियड है वो सिर्फ 4 months का है, अप्रैल टू 31 जुलाई. इट मीन्स पोस्ट में कितने मंथ्स रह जाएंगे अगर इंटरेस्ट टू वेंडर चार्ज करना है? 2 months. तो इंटरेस्ट टू वेंडर में हमारी रेशो क्या रहेगी? 4:2.
नेट प्रॉफिट दिया हुआ है 80,000। अब हम क्या करेंगे, अब हम देखेंगे कि हमने एग्ज़ाम में इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल कैलकुलेट द टाइम रेशो, सेल्स रेशो। टाइम रेशो कैसे कैलकुलेट होगी, हमारा जो पीरियड है वो है 1 अप्रैल टू 31 मार्च। बिजनेस हमने परचेज किया है 1 अप्रैल को, लेकिन जो उसकी रजिस्ट्रेशन है वो कब हुई है, 1 अगस्त को। अब यहाँ पे हमारे पास प्री इनकॉर्पोरेशन पीरियड में कितने मंथ्स आ रहे हैं, 4 मंथ्स। पोस्ट इनकॉर्पोरेशन में रिमेनिंग मंथ्स चले जाएंगे अगस्त टू 31 मार्च 2018, दैट इज 8 months. Ratio will be 1:2. Second comes sales ratio. In question we are given further information that sales during first 4 months is 60,000. 60,000 was the average sales. तो टोटल सेल्स हमारी 4 मंथ्स की कितनी हो जाएंगी, 2,40,000. पोस्ट इनकॉर्पोरेशन पीरियड, in post incorporation period sales given was 70,000, that was average sales. अगर हम टोटल सेल्स देखें पोस्ट इनकॉर्पोरेशन पीरियड में कितनी हो जाएंगी, 70,000 इंटू 8, दैट इज 5,60,000. रेशो विल बी 2,40,000 रेशो 5,60,000, और वी कैन से 3:7. क्वेश्चन में हमारे को सेल्स और टाइम रेशो कैलकुलेट करना बहुत ज़रूरी है, और हमारे को यहाँ पता लग गया कि हमारी टाइम रेशो क्या है, 1:2 एंड सेल्स रेशो इज़ 3:7. नेक्स्ट further information was given regarding the rent and rates. अगर हम क्वेश्चन में चेक करें टोटल एक्सपेंस हमारे को कितना दिया हुआ था रेंट और रेट्स का, 23,000. फर्दर इंफॉर्मेशन में वो क्या मेंशन कर रहे हैं कि हम 4 मंथ्स के लिए 1,000 पर मंथ पे कर रहे हैं, तो हमारा 4 मंथ्स के लिए रेंट पेड कितना आ गया, 4,000. रिमेनिंग मंथ्स हमारे कितने हैं, 8 मंथ्स के लिए हम पे कर रहे हैं 2,000 पर मंथ. टोटल रेंट कितना हो गया, 16,000 फॉर दैट पीरियड. टोटल रेंट पेड इज 16,000 प्लस 4,000, दैट इज 20,000. अब हम यहाँ से रेट्स कैलकुलेट कर सकते हैं. टोटल रेंट एंड रेट्स गिवन इन द क्वेश्चन इज 23,000. Total rent paid is 20,000. Therefore rates will be 3,000. 3,000 को हम डिवाइड करेंगे किस बेसिस पर, टाइम रेशो की बेसिस पर, दैट इज 1:2. नेक्स्ट वी विल प्रिपेयर अ स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ एक्स कंपनी लिमिटेड फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2018. आपको एग्ज़ाम में सेम फॉर्मेट ड्रॉ करना है जो मैंने यहाँ पे प्रोवाइड किया है. पर्टिकुलर्स, बेसिस ऑफ एलोकेशन, प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन कॉलम एंड आफ्टर इनकॉर्पोरेशन कॉलम. जैसे हमने फाइनल अकाउंट्स में जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का परफॉर्मा ड्रॉ किया था, सेम यहाँ पे भी सेम परफॉर्मा ड्रॉ करेंगे. फर्स्ट हमारा आएगा रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस. Gross profit is given in our question. We will directly take here GP. GP को हम डिवाइड करेंगे सेल्स रेशो के बेसिस पर. टोटल ग्रॉस प्रॉफिट वॉज ₹2 lakh. We have divided on the basis of sales ratio, that is 3:7. In prior incorporation period, gross profit will be 60,000. After incorporation, 1,40,000. Second comes other incomes. Other incomes are nil. Third, total revenue. Total revenue will be 1 plus 2, that is revenue from operations plus other incomes. तो हमारे को यहाँ क्लियर हो गया कि प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन में हमारा टोटल रेवेन्यू है 60,000 एंड आफ्टर इनकॉर्पोरेशन पीरियड में हमारा टोटल रेवेन्यू है 1,40,000. फोर्थ कम्स एक्सपेंसेस. अब एक्सपेंसेस हमारे पास यहाँ 4 पार्ट्स में डिवाइड होते हैं. एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस, फाइनेंस कॉस्ट, डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन एक्सपेंसेस,
लास्ट अदर एक्सपेंसेस। फर्स्ट है एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस। अब इसमें हमारे कौन से एक्सपेंसेस आएंगे? सैलरीज, वेजेस एंड अलाउंसेस गिवन टू द एम्प्लॉयज़। अब क्वेश्चन में हमारे को सैलरीज दी हुई हैं, अलाउंसेस दी हुई हैं टोटल 60,000। उनको हम डिवाइड करेंगे टाइम रेशो के बेसिस पे, दैट इज़ 1:2। सेकेंड, फाइनेंस कॉस्ट। इन फाइनेंस कॉस्ट जनरली वी कवर द इंटरेस्ट पेड। In question we are given debenture interest. Debenture interest is our post incorporation expense. हमने इसलिए इसको चार्ज किया है पोस्ट इनकॉर्पोरेशन में। सेकेंड, इंटरेस्ट टू वेंडर। इंटरेस्ट टू वेंडर आई हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड, इट इज चार्ज ऑन एक्चुअल बेसिस। रेशो विल बी 4:2। नेक्स्ट कम्स डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन को हम डिवाइड करेंगे 1:2, दैट इज टाइम रेशो बेसिस। नेक्स्ट, फॉर्मेशन एक्सपेंसेस। फॉर्मेशन एक्सपेंसेस आर अवर पोस्ट इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंसेस, इसलिए हमने इसको पोस्ट इनकॉर्पोरेशन पीरियड में ही चार्ज किया है। नेक्स्ट कम्स अदर एक्सपेंसेस। अदर एक्सपेंसेस में हमारे को सबसे पहले रेट्स दिए हुए हैं। रेट्स हमने ऑलरेडी कैलकुलेट कर लिए 3000, उसको हम टाइम रेशो के बेसिस पर डिवाइड कर रहे हैं। नेक्स्ट इज रेंट, वो भी हम ऑलरेडी देख चुके हैं वर्किंग नोट में। 4,000 and 16,000 will be charged in prior incorporation period and after incorporation period. Next comes repairs to building. Repairs will be divided on the basis of time ratio. Selling expenses, discount on sales, advertisement expenses. These expenses are related to sales, therefore it will be divided on the basis of sales ratio, that is 3:7. Next comes journal expenses. Journal expenses will be divided on the basis of time ratio. Next is audit fees. Audit fees will be divided on the basis of time ratio. Audit fees को हम टाइम रेशो के बेसिस पे भी डिवाइड कर सकते हैं, और वी कैन चार्ज एक्सक्लूसिवली टू पोस्ट इनकॉर्पोरेशन पीरियड। एग्ज़ाम में हम जिस बेसिस पर डिवाइड कर रहे हैं, हम उसका एग्ज़ाम में नोट मेंशन करेंगे कि हम ऑडिट फीस को दोनों पीरियड्स में चार्ज कर रहे हैं या सिर्फ पोस्ट इनकॉर्पोरेशन पीरियड में। Next is director fees. Director fees is our post incorporation expense. We will charge in post incorporation period only. Last is miscellaneous expenses. It will be divided on the basis of time ratio. अगर हम यहाँ चेक करें तो हमारे टोटल एक्सपेंसेस कितने हो गए? 37,000 ऑफ प्रायर इनकॉर्पोरेशन पीरियड एंड 83,000 ऑफ आफ्टर इनकॉर्पोरेशन पीरियड। अब हम कैलकुलेट करेंगे नेट प्रॉफिट। प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट होगा? टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल एक्सपेंसेस। इन प्रायर इनकॉर्पोरेशन पीरियड टोटल रेवेन्यू इज 60,000, expenses totaled are 37,000. Therefore net profit will be 23,000. हमने पहले भी स्टडी किया था कि जो हमारा प्रायर इनकॉर्पोरेशन पीरियड में प्रॉफिट आएगा, वी विल ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व एंड दिस प्रॉफिट इज नोन एज कैपिटल प्रॉफिट। आफ्टर इनकॉर्पोरेशन पीरियड टोटल रेवेन्यू इज 1,40,000. Total expenses is 83,000. Therefore, net profit will be 57,000. 57,000 will be our revenue profit. I hope you must be clear with the concept of profit prior to incorporation. What are the bases of allocation of expenses? There are mainly three bases: time ratio, sales ratio, and weighted time ratio. I have also discussed one practical example. In that example, format of profit and loss account is given. In exams, we have to follow the same pattern. Thank you.